गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, 2 दिन का लंबा गैप हो गया। असल में हम बढ़िया हैं बेटा। नहीं, यहाँ पे ठंड लौट आई। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। यहाँ 2 दिन लगातार बारिश हो रही है। तबीयत तो ठीक होगी बेटा। अभी मैं कॉल अभिषेक को एक चीज ये बताओ, अभी मैं सारा यहाँ सेटिंग करूंगा। 7 बजे का टाइम हो गया है। मैं यहाँ पूरा अपना अरेंजमेंट कर रहा हूँ, कैमरा सेट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, हर एक चीज कर रहा हूँ कि तुमसे बात करूंगा, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं करी। 7 बजे की टाइम है, तुम 6:55 पे कॉल करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा कि क्लास की तैयारी करूंगा। जरा ये बताओ, मेरा कौन सा रूटीन है बेटा? बेटा बैटरी नहीं, शायद वो रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है। आज की क्लास थोड़ी रिकॉर्ड भी हो रही है। वो जो शेड्यूल था वो केवल संडे के लिए था बेटा। वो जो शेड्यूल कभी कभार जो चेंज होगा वो शेड्यूल में लिख के दूंगा। अदरवाइज आपकी जो फिक्स टाइमिंग मैंने सेट की हुई है वो फिक्स रहेगी। जो टाइमिंग नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आसिफ, बात को समझो। अगर कभी कोई टाइमिंग चेंज करनी होगी तो मैं वो लिख के दूंगा। अदरवाइज जो टाइम टेबल मैंने सेट किया वो टाइम टेबल अब रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसमें अगर चेंज होता है किसी एक दिन के लिए तो मैं उसको मैसेज में करके बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इंप्योरिटी, हम सब इंप्योरिटी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, संडे को क्लास नहीं चला और सैटरडे को भी क्लास नहीं चला। 2 दिन से हमारे, शायद कई लोगों के और भी यहाँ हो रहा होगा, क्या कहते हैं, पूरी कॉलोनी में वायर चेंज हो रहे थे तो पूरे खंबे कुछ हटाए गए, कुछ लगाए गए, तो जो ब्रॉडबैंड वाले वायर थे वो भी टूट गए। तो उस चक्कर में ब्रॉडबैंड था नहीं प्रॉपर, तो क्लास करना पॉसिबल नहीं था। तुम्हारा तो बेटा नाम चेंज कर दिया था मैंने, तुम्हारा नाम चेंज, चलो चेक कर लेंगे उसे। ओके, तो इंप्योरिटीज की अगर हम बात करें तो फिर से अब तक मेरे ख्याल से जो पुराने टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो बच्चे स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को एक बात समझ में आ गई होगी, क्या कि हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल जो हमारे सिलेबस की जो हेडिंग्स हैं, बिल्कुल उन हेडिंग्स के हिसाब से थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कवर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अब किसी को यहां पे कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंप्योरिटी वाले पे। कहां गया ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंप्योरिटी, है ना? फार्मेसी में इंप्योरिटी का मतलब हम सबको पता है। इंप्योरिटी क्या होती है? मिलावट। मेरी असली चीज, जो ओरिजिनल चीज है, उसके अंदर कोई चीज अगर आ जाएगी तो उसे मैं मिलावट बोल देता हूं, ठीक है? उसे मैं इंप्योर बोल देता हूं। बट फार्मेसी में इंप्योरिटी का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। फार्मेसी में कहीं ना कहीं हम चीज को इंप्योर बोलते हैं अगर कोई जो मेरी दवा है उसके अंदर नो डाउट हो सकता है कोई और चीज आके मिल गई हो, मैं उसको इंप्योरिटी नहीं कहूंगा। मान लो मैं एक टैबलेट बना रहा हूं, ठीक है? मैं पाउडर वगैरह तैयार किया सारा, ठीक है, और उसको लेकर के फाइनली एक टैबलेट बना दिया, या पाउडर तैयार किया मैंने, एक सिरप बना दिया, ठीक है? अब हुआ क्या, बनाते वक्त इस सिरप में
सपोज कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, क्या चला गया? डस्ट। तो वो डस्ट ऐसी थी जो मुझको नुकसान नहीं करेगी, नो डाउट वो उसमें मिलावट हो गई, लेकिन वो मुझको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन गलती से कोई एक ऐसी चीज चली गई है, मान लो कोई हैवी मेटल चला गया है। अब जो हैवी मेटल है वो क्या करता है? बॉडी में टॉक्सिसिटी, बॉडी में क्या क्रिएट करेगा? टॉक्सिसिटी, यानी कि बॉडी को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो जब कोई चीज ऐसी आ जाए हमारे फॉर्मुलेशन में जो क्या करेगी? बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के हम लोग अपने आप को, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इम्प्योरिटी का, वहां चलता है। कोई ऐसी चीज आ गई है जो कि क्या कर रही है? नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, कोई ऐसी चीज आ गई है जो अब क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। चलिए कुछ देर के लिए हमने मैसेज कर दिए ऑफ, फटाफट पहले पढ़ ले वरना मैसेज से हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी को बेटा देखो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल लाइन में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जनरली इम्प्योरिटीज मींस एनी अनवांटेड थिंग्स इन द प्रोडक्ट, कोई भी अनचाही चीज जो हमारे प्रोडक्ट में आ गई है। बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन, ये लाइन इसीलिए लिखी थी मैंने, आप ये लाइन लिख करके नहीं आएंगे। ठीक है, एनी अनवांटेड चीज, अनवांटेड चीज तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार आ जाती हैं। हमारा फार्मास्यूटिकल उसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है, फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी क्या होती है? फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज आर द सब्सटेंसेस, यह एक ऐसे सब्सटेंसेस है दैट आर नॉट इंटेंटेड, जिनका जो इंटेंशन है वो थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट नहीं है। नॉट द इंटेंटेड थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट, मतलब जो हम चाहते हैं थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट डालना चाहते हैं उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है, उसके अलावा कोई चीज है। बट अपीयर, लेकिन वो चीज आ जाती है थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट के अलावा। ठीक है, वो कोई ऐसी चीज है, ऐसा सब्सटेंस है जो आ जाता है अपीयर ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जिस समय हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस दौरान उसमें वो चीज आ जाती है, या हम लोग जब ड्रग को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते वक्त कई बार क्या होती है, चीजें डिग्रेड होती हैं, जैसे हम एक्सपायरी वगैरह होती है ना, तो कई बार कुछ चीजों क्या होता है, सही सा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, स्टोरेज कंडीशन नहीं मिल पाती है, तो उनके अंदर के केमिकल्स कई बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो गया है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज के टाइम पे आ गया है, जो कि दैट आर नॉट द इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट, जिसको कि हम लोग एज अ थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट नहीं लिया हम लोगों ने, पहली चीज। अब इसमें तो दूसरी चीज समझनी है हम लोगों को, वो क्या है कि इसके बाद यहां पर आप थोड़ा सा लाइन को चाहो तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको एक अलग लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसके बाद जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं, ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज इंप्योरिटीज अनटिल अनलेस, सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको हम इंप्योरिटीज नहीं मान सकते हैं जब तक कि दे आर टॉक्सिक सच एज हैवी मेटल और आर्सेनिक। अगर वो जहरीले नहीं है हमारे लिए, हमने खा भी लिया, बॉडी मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगी, तो हम उसको क्या नहीं मान सकते हैं? इंप्योरिटी नहीं मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज पानी सिरप है, सिरप बना रहे थे और साथ में जूस भी पी रहे थे, थोड़ा सा जूस गिर गया हमारे सिरप में, लेकिन वो पी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है ना, तो कोई भी चीज जब तक कि वो हमारे लिए क्या नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, जहरीली नहीं है, हम उसको अपना फार्मास्यूटिकल में इंप्योरिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब इस वाली लाइन को कवर करते हैं। दीज अनवांटेड मॉलिक्यूल, अब जो ये जो अनवांटेड सब्सटेंस है इसके बारे में बात की जा रही है। दीज अनवांटेड मॉलिक्यूल कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कई सारे सोर्सेस से ही आ सकते हैं, सच एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जब पूरी प्रोसेस हो रही होती है, दवा बनने की प्रोसेस हो रही होती है, जस्ट लाइक इसको उदाहरण के लिए समझो कि रोटी एक टैबलेट है, ठीक है, और आप रोटी बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? गेहूं लेके आओगे, पिसाओगे, ठीक है, पिसाने के बाद छानोगे, छाने के बाद पानी डालोगे, आटा मारोगे और फिर उसको सेकोगे। ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस दरमियान हो सकता है कई बार क्या होता है, मम्मी का बाल गिर गया उसके अंदर। तो इस टाइप से ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। प्रोसेस के दौरान अगर कोई अनवांटेड चीज आ जाती है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या? इंप्योरिटी।
कई बार क्या होते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब जैसे कि आटे को मारने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है ना। अब पानी वो टैप वाटर भी हो सकता है, वो आरओ का पानी भी हो सकता है। तो टैप वाटर होगा तो टैप वाटर में अगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर टैप वाटर में हैवी मेटल्स रहते हैं, तो कई बार हम लोग सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, पाउडर को घोलना है या कुछ और काम करना है, तो उसके माध्यम से उसके थ्रू इंप्योरिटी आ जाती है। कैटालिस्ट, कई बार उसके अंदर रिएक्शन प्रोसेस होती है, कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, या एनवायरमेंट में स्मोक वगैरह है, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड इंपैक्ट ऑन ड्रग क्वालिटी, ठीक है। तो ये लाइन यहां से आप लिख भी सकते हैं, यहां से लेके यहां तक छोड़ भी सकते हैं। तो यहां फिलहाल इतनी बात हुई कि सब्सटेंस की बात हुई जो कि मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज के दौरान आते हैं। अगली लाइन में आपने सब्सटेंस का जिक्र किया हुआ है, बात को समझे, क्वेश्चन जो आंसर लिखे जाते हैं यहां सब्सटेंस का जिक्र नहीं हो पाया तो अगली लाइन में जिक्र किया गया है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा। क्या है, ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी सच एज एफडीए, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ईएमए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, हैव सेट अप स्पेसिफिक लिमिट, जिसको कि हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट में। अब कई बार होता क्या है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें ना चाहते हुए भी हम उसको 100% प्योर नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ मिलावट रहेगी। तो वो कितनी लेवल की रहनी चाहिए वो सेट कर दिए हैं एफडीए ने और ईएमए ने, ठीक है। हैव सेट स्पेसिफिक लिमिट्स फॉर फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ एंड एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वो एक लिमिट सेट कर दी है कि इतने लिमिट तक आप ले सकते हो। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, डेफिनेशन यहां तक आप लिख के चाहो तो खत्म कर सकते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहो तो दे सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा जो इसके बाद की जो चीजें हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बट ये थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए भी है, थोड़ा सा प्लस एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा है, ये अच्छे पॉइंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंप्योरिटी तो हमारा क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है, एक नोट। नोट में क्या है, आगे जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें एक टर्म आएगा आईसीएच। ये क्या है, द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, आईसीएच है ना, ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। तो आईसीएच एक टर्म आने वाले क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए मैंने यहां पर उसको बता दिया है। दिस इज नॉट इन कोर्स बट फॉर नॉलेज, क्योंकि ये टर्म आगे आएगा, ठीक है। इज एन इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स, यह एक प्रकार की संस्था है, एक तरह की शुरुआत है जहां पर क्या है कि ब्रिंग टुगेदर रेगुलेटरीज अथॉरिटीज, यहां पे जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एफडीए है, ईएमए, इनको एक साथ एक मंच पे लेके आना, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, इन सबको एक मंच पे लेके आओ। एक मंच का मतलब एक उसमें आप इकट्ठे हो, नो डाउट ऐसे तो इकट्ठे नहीं होते हैं, मतलब एक मंच पे लेके आने का मतलब इन सबको एक ही तरीके से, एक ही तरीके की गाइडलाइन, एक ही तरह के रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाएं, ठीक है। टू डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जिससे कि पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किस प्रकार डेवलप किए जाने चाहिए, क्या इनके लिमिटेशंस होने चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इन सबको एकजुट करने का जो माध्यम है वो कौन है, आईसीएच है। क्लियर होगी बात, जस्ट नॉलेज के लिए, बाद बाकी इसको याद नहीं करना है। तो इसका जिक्र भी आगे आएगा, इसीलिए इसको यहां कर दिया। अब डेफिनेशन के बाद देखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये अब आप लोगों की समझदारी है। जैसे डेफिनेशन यहां मैंने अलग कराई है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज अलग करा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंप्योरिटी, या 5 नंबर में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंप्योरिटी, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब आप ये मत सोचना कि इंप्योरिटी में हम कौन सा वाला पॉइंट लिख दें, गलत। 5 नंबर में 3 नंबर में आ गया है तो डेफिनेशन, ठीक है, उसके टाइप्स, फिर सोर्सेस, ये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3 या 5 नंबर के हिसाब से सारे क्वेश्चन मैंने अलग दे दिए हैं, आपको केवल क्या करना है, इनके आंसर्स उठा करके इन क्वेश्चंस को ही हेडिंग बनाओगे, टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी लिखोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास 5 नंबर का, लेट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्प्योरिटी, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन, ये नहीं कि सर ने नहीं कराया ये वाला क्वेश्चन, डेफिनेशन होगी, इतनी समझदारी दिखानी है। डेफिनेशन के बाद क्या था अपने पास, हेडिंग टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज,
ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास सोर्स। तो ये आपको देने पड़ेंगे 3 पॉइंट। अगर 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये सभी क्वेश्चन को मिक्स करना पड़ेगा आपको, इस चीज का ध्यान रखना। मैं अलग अलग इसलिए करा रहा हूं कि अगर 1 नंबर में आया तो इतना लिखेंगे, 2 नंबर में आया तो इतना लिख देंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी आया तो इतना लिख के छोड़ देंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया ना, राइट द शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज, तो बेटा डेफिनेशन तो देनी ही देनी है, डेफिनेशन आप लोग नहीं छोड़ोगे। क्लियर है बातें? चलो अब शॉर्ट नोट ऑन इंप्योरिटी देखो यहां पर आ गया, अकॉर्डिंग टू ICH, है ना, ये टर्म यहां पर आया इसीलिए उसको वहां समझा दिया मैंने। जो ICH गाइडलाइन है, इंप्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज, इंप्योरिटीज को हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज और रेसिडुअल सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज और रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, ये जो क्वेश्चन चैप्टर में करा रहा हूं बेटा, इसके एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए, तो और शायद इनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन अपलोड किए, आंसर्स नहीं, आंसर्स मैं यहां दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, चैप्टर टॉपिक खत्म होता है उसके बाद जाकर के अगर एमसीक्यू अवेलेबल है वहां पर, उस जिस चैप्टर से एमसीक्यू बनता होगा उसका अवेलेबल, ठीक है, यहां पर होगा, तो उसको जाकर के आप सॉल्व करोगे, ठीक है, एमसीक्यू लगाओगे और क्वेश्चन जो वहां पे दे रखे हैं वही क्वेश्चंस अब आंसर्स आपको यहां मिलने स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आप यहां पर उसके आंसर की प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। तो देखो 3 कैटेगरी में तोड़ा गया है, इंप्योरिटीज दैट ऑकर ड्यू टू स्टार्टिंग मटेरियल, ऑर्गेनिक शुरुआत का मटेरियल, जैसे कि मान लो मैंने बताया कि गेहूं लेके आ गए, ठीक है, हमें दवा बनानी है, ठीक है, और गेहूं लेके आ गया, उसी के अंदर कोई इंप्योरिटी कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, या बाय प्रोडक्ट हो सकता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो तुम गेहूं पिसवा लाए लेकिन तुमने गेहूं को छाना नहीं, तो उसमें क्या निकलेगी, भूसी निकलेगी। ये उदाहरण के तौर पे देता हूं मैं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन के दौरान, बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो मेरी मेन रिएक्शन हुई, सपोज A + B और मेरे को चाहिए था C, ये तो मेरा प्रोडक्ट आ गया, इसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा और बन गई, D, ठीक है ना। तो ये D जो था मेरा मेन प्रोडक्ट तो ये था, ये D जो एक्स्ट्रा बन गया है ये कहलाता है बाय प्रोडक्ट, ये कहलाता है बाय प्रोडक्ट। तो कभी भी जो रिएक्शंस होती है उसमें अगर आप लोग देखोगे, एक होता है मेन जो हमें चाहिए होता है, उसके अलावा जो भी कुछ निकलता है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है? तो कह रहा है ऑर्गेनिक इंप्योरिटी शुरुआत से हो सकती है, स्टार्टिंग मटेरियल, बाय प्रोडक्ट हम लोग बीच में रिएक्शंस करते हैं उसके दौरान आ सकती है, इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिग्रेडेशन का मतलब हो सकता है वो ऑक्सीडाइज हो गया हो, उसके अंदर नमी मॉइस्चर ले लिया हो, वो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन कर गया हो हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से। रिएजेंट्स जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, लिगेंड्स या कैटलिस्ट जो हमने इस्तेमाल किया है, किसी की भी वजह से अगर वो प्रोडक्ट बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, हमारा जो मेन जो केमिकल हमारा, तो वो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी कहलाती है। मतलब अब जो चीज उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल में ही कोई चीज अलग से पड़ी हुई है, या बाय प्रोडक्ट जो था उसको हमने फिल्टर नहीं किया सही से, या कोई इंटरमीडिएट मतलब बीच में कोई चीज ऐसी बन गई है जिसको हटाना चाहिए था, नहीं हटाया हमने, डिग्रेडेशन हो गया, जो मेरा ये प्रोडक्ट बन के आया था ये बीच में बनाते बीच में किसी और चीज से रिएक्ट कर गया हवा से, और वो डिग्रेड हो गया। डिग्रेड मतलब अपनी वैल्यू खो चुका, वो अब वो काम का नहीं रह गया, बस पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। देन इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, ठीक है, ये मे डेराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ध्यान रखना बेटा, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आती है अंदर, एंड आर नॉर्मली नोन एंड आइडेंटिफाइड एज रिएजेंट। इनको नॉर्मली हम लोग रिएजेंट के तौर पर बोलते हैं, यानी कि मेन केमिकल के हम लोग रिएजेंट डाल करके जो प्रोसेस करवाने की कोशिश करते हैं, जो केमिकल अलग अलग ऐड करके प्रोसेस करवा के फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से, ठीक है, क्या होता है, ये इंप्योरिटीज उसमें अक्सर आ जाती हैं, प्लस अच्छा सॉरी, ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज मे बी डेराइव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड आर नॉर्मली नोन है ये, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होता है। अभी हम देखेंगे इनऑर्गेनिक वाले का देखेंगे, हमको इसके बारे में पता होता है कि कौन सी इंप्योरिटी यहां मौजूद है, एंड आइडेंटिफाइड एज रिएजेंट्स, ठीक है, हम उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है, एक रिएजेंट की तरह, लिगेंड्स की तरह, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हैवी मेटल्स के रूप में, कैटलिस्ट, फिल्टर एड्स और चारकोल, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करके अलग कर सकते हैं। तो हैवी मेटल वाला कॉन्सेप्ट लिमिट टेस्ट के तौर पर हमारे सिलेबस में है, ठीक है,
बोर्ड काफी पास हो जाता है तो कई बार वर्डिंग कंफ्यूज हो जाती है। तो सिंपल सी कहानी क्या होगी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, ठीक है, मे डेराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से कई बार क्या होती है, उपजती हैं, और नॉर्मली हमें इसके बारे में पता होता है, हम आइडेंटिफाई करके बाद में इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। देन आता है रेसिडुअल सॉल्वेंट। ये है रेसिडुअल सॉल्वेंट, यानी कि हमने क्या किया, कई बार कुछ सॉल्वेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो वॉश करने के लिए कर लिया या कोई रिएक्शन करने के लिए कर लिया, फिर उस सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट मतलब जिस लिक्विड का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, जैसे कि सपोज हमने ए लिया प्लस बी एक लिक्विड ले लिया, ठीक है ना, और हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया लेट सी, ठीक है। जो सी बना, सी के साथ साथ मेरा सपोज बीकर में है और यहां पर साथ साथ में क्या है, ये थोड़ा सा लिक्विड भी बचा हुआ है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मेरे को सी को बाहर निकाल लेना है, और इस लिक्विड का सी तो आ गया किसके रूप में, सॉलिड के रूप में आ गया है, और इस लिक्विड को मेरे को क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो कई बार होता क्या है, जब मैं सी को फिल्टर कर रहा होता हूं, फिल्टर कर लेता, चलो यहां पर हमने क्या कर लिया, इसको फिल्टर कर लिया, सी मेरा यहां पर आ गया, बाकी सारा लिक्विड यहां पर नीचे आ गया। लेकिन कई बार ये लिक्विड जो होता है सी के साथ लगा रह जाता है, मेन प्रोडक्ट के साथ, और ये जो लिक्विड होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, ये आगे पास हो जाता है मेरे मेन प्रोडक्ट में। इतनी सी कहानी है, बात समझ में आ गई। अब रेसिडुअल सॉल्वेंट को लेकर के अच्छा खासा बवाल रहता है, बहुत तगड़ा बवाल रहता है, बहुत ध्यान से हमें चीजों को यहां समझना रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने यहां पर आप लोगों को, लेकिन सारे एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने हैं। समझना यह है कि जो रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, तो बचे हुए का मतलब समझे कि जो लिक्विड बच गया था हमने उसको हटाया, हमने उसको क्या किया, हटाया, लेकिन वो पूरी तरीके से हटा नहीं, सी निकालना चाह रहे थे, उसके साथ में कुछ बचा हुआ लिक्विड और आ गया। तो ये जो रेसिडुअल सॉल्वेंट होते हैं ये इंप्योरिटी की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको 3 कैटेगरी में हमने तोड़ा हुआ है। सॉल्वेंट टू बी अवॉइडेड, कोशिश करें इस कैटेगरी, जो क्लास 1 कैटेगरी में जो सॉल्वेंट है, कोशिश करें जहां तक संभव है ये सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें। सॉल्वेंट टू बी लिमिटेड, ये सॉल्वेंट क्या है, लिमिट है इनका, अगर आ गए हैं तो एक लिमिट के अंदर इनकी इंप्योरिटी बर्दाश्त के लायक है। और सॉल्वेंट विद लो टॉक्सिक पोटेंशियल, मतलब ये 3rd क्लास के ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत लो लेवल की टॉक्सिसिटी होती है इनकी, ठीक है। तो जो क्लास 1 के जो सॉल्वेंट है इसके अंदर कौन कौन है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। कंसंट्रेशन लिमिट की बात करें पीपीएम में तो 2 ppm है, इसका 4 ppm है। ये आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, अभी हम इसको डिटेल जब करेंगे तो वहां पे ये बातें समझ में आएंगी। बहुत ध्यान से फिर समझ लो कि इंप्योरिटी के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी और रेसिडुअल सॉल्वेंट। तो रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या होता है, हम किसी लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए, बाद में उस लिक्विड को हमें नहीं चाहिए तो हम उसको फिल्टर करते हैं, किसी तरीके से ड्राई करके हटाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो लिक्विड है वो मेरे मेन प्रोडक्ट के साथ चिपका हुआ आगे चला जाता है, ठीक है। तो कंसर्न, चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि बेंजीन का इस्तेमाल करोगे और ये 2 ppm से इसकी मात्रा ज्यादा है तो भविष्य में जाकर के कैंसर की शिकायत हो सकती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और 4 ppm से अगर ज्यादा मात्रा में वो आपके प्रोडक्ट में रह रहा है और आप उसको लंबे समय तक खा रहे हैं तो ये जहरीला हो सकता है, प्लस हमारे एनवायरमेंट को भी हजार्ड करता है। ये दोनों में टॉक्सिक और एनवायरमेंटल हजार्ड, यानी कि जो भी सॉल्वेंट है वो 2 कैटेगरी में तोड़े जाते हैं, या तो वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं या एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो क्लास 1 कैटेगरी के जो सॉल्वेंट है जहां तक संभव है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, और करना ही पड़ रहा है तो उसकी लिमिट सेट है, इससे ऊपर फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। आगे आते हैं क्लास 2 सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल, ये क्लास 2 आ गई। क्लास 2 का मतलब क्या है, टू बी सॉल्वेंट टू बी लिमिटेड, इसकी लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट है, इतने अंदर ये रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये रह सकते हैं, इसीलिए मिलीग्राम पर डे दे रखा है, मतलब जैसे एसीटोनाइट्राइल है, क्लोरोफॉर्म का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लोरोफॉल 0.6 मिलीग्राम पर डे तक रोज खाओ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीडीई, पीडी का मतलब होता है परमिसिबल डेली एक्सपोजर, यानी कि रोज आप कितना लगभग खा सकते हो या ले सकते हो। इसे क्यूमीन है, साइक्लोहेक्सेन है,
सबको याद करने की जरूरत नहीं है। मिथनॉल है, मिथनॉल लगभग अगर आप 30 mg तक भी रोज खा लेते हो तो आपको नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल नहीं, 2 या 3 जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये याद कर सकता हूं, वही 2-3 आप याद करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? परमिटेड डेली एक्सपोजर। तो ये क्या है, ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम ले सकते हैं। पर डे हम इतना हर एक की वैल्यू दे रखी है, पर डे अगर हम इतना खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर उसको हजम कर जाता है, तोड़ ताड़ के बाहर निकाल देता है, हमको वो जहरीला नहीं है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? चलो, जैसे कि अब क्लास 3, ये सबसे अच्छी कैटेगरी है, सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये क्या है, हमको कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, लगभग 50-50 मिलीग्राम तक खा लो इन्हें। एसिटिक एसिड है, एसीटोन है, एनिसोल है। ठीक है, जो अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हो। इथेनॉल है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सॉल्वेंट, रेसिडुअल सॉल्वेंट। 3 टाइप की इंप्योरिटीज हो गई, डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज। किसकी बात? सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी के सोर्सेस क्या क्या है? हमने टाइप्स देखे अभी, यानी कि सोर्स कुछ भी हो, टाइप 3 ही होंगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेसिडुअल सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हुई? सोर्स कहीं से भी आए, हवा, पानी, है ना, क्या है वो, जल, वायु, अग्नि, कहीं से भी आए। ठीक है, लेकिन वो उसको 3 ही कैटेगरी में तोड़ा गया है। एक क्या है अपना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेसिडुअल सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोर्स की अगर हम बात कर लें तो देखो बहुत सिंपल, अगर किसी बच्चे को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना एंड टाइम पे याद करते हैं, तो वो अगर इतना भी लिख के आ जाएंगे एक 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो टीचर 1.5 नंबर तक दे देगा बहुत आराम से। क्या? द सोर्स एंड रूट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंप्योरिटीज एंड ड्रग्स आर। सोर्स क्या है और किस रूट, किस रास्ते वो पैदा होती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल, शुरुआत का जो मटेरियल है वही क्या करेगा, वही उसी के अंदर कुछ कोई मिलावट होगी। बाय प्रोडक्ट एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। डिग्रेडेंट्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस। डिग्रेडेंट्स मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट, मान लो जो मेरा एपीआई है, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो मेरा मेन केमिकल है वो प्रोसेस के दौरान हवा या कुछ और चीज लगने की वजह से क्या कर गया, ब्रेक कर गया, या अपना मूल रूप से जो ओरिजिनल फॉर्म था उससे चेंज होकर किसी दूसरे रूप में चला गया, बदल गया है, और वो क्या है, अब हानिकारक है। तो डिग्रेडेंट्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। या हमने क्या किया, दवा बनाई और रख दी कि इसे हम 4 दिन बाद फिलअप करेंगे, 10 दिन बाद फिलअप करेंगे, अब टैबलेट बनाएंगे, सिरप में फिल करेंगे। उस 10 दिन के दौरान क्या हुआ, उसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह हुई और वो कन्वर्ट हो गया। कंटेमिनेंट्स, मिलावट फ्रॉम पैकेजिंग कंपोनेंट, जिस पैकेट में आप उसे पैक कर रहे हो उससे कोई चीज निकल करके इसमें ऐड हो गई है या उससे रिएक्ट कर गई है। ठीक है, इंप्योरिटीज कुड बी फॉर्मिंग फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीडेंट इंक्लूडिंग एयर ऑन द ड्रग प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है, हम लोग कहते हैं ना प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, तो इंप्योरिटीज जो कि हीट, लाइट और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन, कई बार गर्मी की वजह से भी प्रोडक्ट मेरे क्या कर जाते हैं, ब्रेक। प्रोडक्ट ब्रेक करने का मतलब बेटा ये होता है कि जो उसका, जब भी मैं यहां बात कर रहा हूं इस बात को समझें आप लोग, डिग्रेडेंट या डिग्रेडेशन, ठीक है, या मैं बोल देता हूं कई बार प्रोडक्ट का ब्रेक होना, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक कोई केमिकल था, एक केमिकल था मेरे पास CH3OH, ठीक है, और हुआ क्या, इसके ऊपर उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये मत करना कि सर ऐसी रिएक्शन तो कहीं होती नहीं है, या होती है तो कहां होती है, ये सवाल मत करना। सपोज यहां पर क्या पड़ी, हीट पड़ी, क्या पड़ी, हीट। मेरा केमिकल होना चाहिए था ये मिथनॉल, और हीट पड़ने की वजह से या बहुत ज्यादा धूप में रहने की वजह से ये ब्रेक कर जाता है CH4+O2 में। तो अब ये देखो मेरा प्रोडक्ट था, ये हीट पड़ने की वजह से ये ब्रेक कर गया। अब ये तो मेरे को चाहिए नहीं था, ये तो इंप्योरिटी हो गई अब ये। लेकिन अब अच्छा, ये मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं कि एक आध है, पूरे केमिकल में मान लो 1 किलो लिया हुआ है तो उसके अंदर इसके लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, उनमें से 1000 2000 बदल गए, 10,000 बदल गए मॉलिक्यूल। तो वो जो मॉलिक्यूल बदल गए
वही तो एज ए इम्प्योरिटी पड़ा रहेगा, बाद बाकी प्रोडक्ट तो मेरा सही है। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर जितने प्रोडक्ट बदल गए उतना ही मॉलिक्यूल एज ए इम्प्योरिटी वहां पर मौजूद रहेंगे। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कंटेमिनेंट वाली बात आ गई, इम्प्योरिटी फॉर्मिंग हीट लाइट की बात क्लियर होगी। इट माइट बी कैटलाइज्ड और एक्सलेटेड बाय ट्रेस मेटल इम्प्योरिटी। जो ये रिएक्शंस कई बार होती हैं, ये कई बार क्या कैटलाइज कर दी जाती है, यानी कि फास्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से? कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जो इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करते हैं, वो कई बार ऐसी रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, या कई बार चेंज इन द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का पीएच अगर चेंज हो जाए तो उस स्थिति में भी क्या है, रिएक्शंस जो है डिग्रेडेशन वाली फास्ट हो जाती है। इंटरेक्शन विद पैकेजिंग कंपोनेंट, एक्सिपिएंट एंड अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, या फिर पैकेजिंग मटेरियल के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, या एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, मेन दवाई के अलावा कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, जो भी हम मिलाते हैं जिससे कि एक अच्छा उसका कलर आए, स्वाद आए, जो भी चीज मेन केमिकल के अलावा डालते हैं वो एक्सिपिएंट कहलाते हैं। कई बार उससे ही रिएक्ट कर जाती है हमारी दवाई का मतलब हमारा जो मेन केमिकल है, ठीक है। एंड अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का, तो कई बार कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होते हैं तो 2-3 इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलाए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका आता है क्या, जैसे एक आपका बड़ा कॉमन है कॉम्बीफ्लेम करके टैबलेट आती है, उसमें 2-3 चीजें 2-3 केमिकल है ना। अगर कई बार क्या होता है वो कॉम्बिनेशन है तो कई बार आपस में रिएक्ट कर जाते हैं वो मॉलिक्यूल, तो दिक्कत कर जाते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ रूट ऑफ फॉर्मेशन का एक छोटा सा उदाहरण दिया, लेकिन बेटा आपको यहां तक लिखना छोड़ना नहीं है। सोर्स ऑफ इंप्योरिटी मैं बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। तो ये अगर इस तरह से आप 5-6 पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ बात नहीं बनेगी, आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आओ देखें। तो रॉ मटेरियल वाली बात है, तो बातें धीरे धीरे वही करते हैं, फटाफट देखते हैं। रॉ मटेरियल, इनिशियल सोर्स ऑफ इंप्योरिटी इज द रॉ मटेरियल, जो शुरुआत का सोर्स होता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। बिकॉज द इंप्योरिटी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल मे अफेक्ट द प्रोसेस एंड कंटेमिनेट द एंड प्रोडक्ट। क्योंकि इंप्योरिटी शुरुआत से ही रॉ मटेरियल में पड़ी हुई है तो ये प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है और हमारे जो एंड प्रोडक्ट, जो लास्ट प्रोडक्ट बन के आता है उसको अफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन रॉक साल्ट। रॉक साल्ट जो होता है उसमें पहले से शुरुआत से ही मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट एज ए इम्प्योरिटी मौजूद होती है जो कि हमें हटानी होती है। बिस्मथ कंपाउंड, जितना भी बिस्मथ कंपाउंड है, एक मिनट, जितना भी बिस्मथ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, शोस ट्रेसेस ऑफ लीड। जितना भी बिस्मथ कंपाउंड होता है, बिस्मथ वाले कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर लीड, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, वो बहुत ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत हल्का, माइक्रोग्राम में बहुत माइन्यूट मात्रा में लीड, कॉपर और सिल्वर हमको देखने को मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा बताया, एक एग्जांपल दे दिया। रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कुछ रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। समटाइम रिएजेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रिएट इंप्योरिटीज। रिएजेंट मतलब जो केमिकल्स हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन विद डाइल्यूट अमोनिया, सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन अमोनिएटेड मर्क्यूरी प्रेसिपिटेट। समझना बात को, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन विद डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है ना। मर्क्यूरी क्लोराइड जो है हमारे पास, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, रिजल्ट इन अमोनिएटेड मर्क्यूरी प्रेसिपिटेट। तो यहां पर इसके रिएक्शन थी, कहां गई, तो होता क्या है, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है HaCl2 प्लस डाइल्यूट अमोनिया NH3, तो हमको मिलता क्या है, अमोनिएटेड मर्करिक प्रेसिपिटेट, अमोनिएटेड मर्करिक Hg ये रहता है NH2HgCl करके हमको एक पीपीटी मिलती है। पीपीटी का मतलब सॉलिड, ये कैसा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है ये। हमने इनको आपस में रिएक्ट करा दिया, विच कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग अवे विद कोल्ड वाटर। अब जो यहां पे साथ में हमारा प्रोडक्ट बना है, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, हमको चाहिए ये था,
लेकिन इनको रिएक्ट कराने की वजह से ये तो बना ही बना हमारा, ये एक एज ए इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में आ गई, जिसको कि कह रहा है हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय वॉशिंग अवे विद कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से धुल देंगे तो ये सारा बह करके चला जाएगा। लेकिन ये तो है क्या, इम्प्योरिटीज है। तो बात समझना, रिएजेंट यूज, हमने जो रिएजेंट बीच में यूज किए हैं, ठीक है ना, वो कई बार एज अ इम्प्योरिटी, अब ये एज अ इम्प्योरिटी यहां पर क्या है, आ चुका है सॉलिड के रूप में, और अगर हमने इसको सही से नहीं हटाया तो ये आगे हमारा क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, एंड प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। तो रिएजेंट यूज हम लोग बीच में जो दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो कई बार ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। फिर रेसिडुअल सॉल्वेंट का जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसी को देखो, जो टेबल का फॉर्मेट मैंने बताया था, ये रेसिडुअल सॉल्वेंट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वहां पे जो ऊपर टेबल थी रेसिडुअल सॉल्वेंट वाली, रेसिडुअल सॉल्वेंट कंटेन एज इंप्योरिटी, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहली क्लास 1, ठीक है ना, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, मैंने जो बताया था कि कोशिश करें क्लास 1 वाले सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना करें इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, एक्सीपिएंट एंड ड्रग प्रोडक्ट, बिकॉज ड्रग सब्सटेंस को बनाने के लिए या एक्सीपिएंट जो उसके एडिटिव्स होते हैं उसको बनाने के लिए या कोई भी ड्रग प्रोडक्ट बनाने के लिए क्लास 1 के सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऑफ देयर अनअसेप्टेबल टॉक्सिसिटी, उसकी जो टॉक्सिसिटी वो अनअसेप्टेबल है, वो अगर कई ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर तो बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और देयर आर डेलिटेरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट, या फिर उस एनवायरमेंट के ऊपर उसका डेलिटेरियस, यानी कि अगर चलो हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आया करेगा, तो जब वो जो केमिकल वगैरह है ना, वेस्ट बच जाता है, हम फेंक देते हैं, या सिरप जो कई बार होता है एक्सपायर हो गया हम फेंक देते हैं, ऐसी टैबलेट फेंक देते हैं, तो वो एनवायरमेंट के ऊपर बुरा असर डाल सकती है। तो ये क्लास 1 के अंदर वो सॉल्वेंट है, या तो हमारी बॉडी के ऊपर खराब असर डालती हैं या एनवायरमेंट के ऊपर खराब असर डालती हैं। However, हालांकि इफ देयर यूज इज अनअवॉइडेबल, अगर ऐसा है कि उसका यूज अनअवॉइडेबल है, मतलब इस क्लास के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका इस्तेमाल किए बिना हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, अगर ये स्थिति है तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ड्रग प्रोडक्ट विद अ सिग्निफिकेंट थेरेप्यूटिक एडवांस, देन देयर लेवल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, की कह रहा है कि अगर वो अनअवॉइडेबल है, हम उसको ट्रीट किए बिना अपना सिग्निफिकेंट एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जो कि अच्छा इफेक्ट देगा, तो कह रहा है उनका जो लेवल है शुड बी रेस्ट्रिक्टेड एज शोन इन टेबल, उनका जो लेवल है वो रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि ऊपर टेबल में मैंने बताया था कि उससे ज्यादा मात्रा में वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल जैसे बेंजीन का था 2 ppm और कार्बन टेट्राक्लोराइड का था 4 ppm। इसी तरीके से आपको 1 या 2 एग्जांपल याद रखने हैं बस, और इस लाइन को आप और छोटा कर सकते हैं। क्लास 1 शुड बी क्या है, अवॉइडेड, इनको अवॉइड करना है, एंड इफ दे आर, अगर वो हैं तो उनकी रेंज ये रहनी चाहिए। इस तरह क्लास 2, दिस सॉल्वेंट शुड बी लिमिटेड, इनको लिमिटेड रहना चाहिए, लिमिटेड मतलब एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर, ठीक है ना, ये तो होने ही नहीं चाहिए। देखो ये पीपीएम में है, ध्यान देना, ये किसमें, पीपीएम में, ठीक है, कितना 4 ppm, बहुत कम मात्रा, पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में, इसको ऐसा समझो, मतलब ऐसा समझो, यानी कि अगर आपके पास पीपीएम का मतलब होता है 10, इसको ऐसा 1 2 3 4 5 6, अगर 10 लाख ग्राम है आपके पास प्रोडक्ट, तो उसमें बेंजीन केवल 2 ग्राम हो, इसका 2 ppm का मतलब ये हो गया, अगर 10 लाख ग्राम टोटल सॉल्वेंट है, मतलब टोटल प्रोडक्ट है, बल्कि यूं कहना चाहिए जैसे 2 ग्राम है तो 9,99,998 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल में बाकी सब मेरा मेन प्रोडक्ट होगा, केवल 2 ग्राम क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ये वैल्यू का मतलब होता है पीपीएम का, 10 लाख में केवल 2 ग्राम ये होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम क्लास 2 में आ जाए तो देखो यहाँ रेंज बढ़ गई, 3000 ppm तक आ गया, 200 ppm तक आ गया, 890 ppm तक, ये लिमिटेड है, इनकी एक लिमिट सेट है, ठीक है ना, इन्हीं के लिमिट टेस्ट की हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लास 3 मे बी रिगार्डेड एज लेस टॉक्सिक, बहुत ही कम लेस टॉक्सिक होते हैं, एंड ऑफ लोअर रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, कि अगर बॉडी में लगातार जा भी रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। लगभग 50 mg पर डे पीडी तक हम खा सकते हैं। एस्टिक एसिड है, एसीटोन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, बिटनॉल है, इथेनॉल है, ये सब इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी, फिर से वापस आए, यहां पे कुछ बच्चे भटक गए होंगे।
तो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी हमारा टॉपिक चल रहा है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो क्या क्या सोर्स हो गया इसमें, रॉ मटेरियल, ठीक है, देन रिएजेंट यूज, फिर आ गया था अपना रेसिडुअल सॉल्वेंट, और अब आ रहा है एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉपर्टीज, सॉरी इम्प्योरिटीज। कई बार हमारी फैक्ट्री ऐसी जगह पर है जहां पर एनवायरमेंट ही पॉल्यूटेड है और वो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन हमारे प्रोडक्ट में आ जाता है। कैसे, एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इज जनरली कंटेमिनेटेड विद गैसेस। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पे आमतौर पे गैसेस रहते हैं, जैसे कि H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, SO2 है, सूट क्या होता है, ब्लैक स्मोक, काला वाला स्मोक। जैसे कैंडल के ऊपर कोई चीज रखो तो काला काला जम जाता है, तो इस टाइप की चीजें, डस्ट पार्टिकल वगैरह, डस्ट पार्टिकल के अंदर अल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ग्लास, ये सब चीजें ऑलरेडी एनवायरमेंट में है हमारे, ठीक है ना। दिस में कंटेन द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। पूरा प्रोसेस आप कर रहे हैं, आपने तो एक बड़े से कंटेनर में दवाई बना रहे हैं और एनवायरमेंट से ये सारी चीजें आकर के आपके प्रोडक्ट में मिक्स हो जा रही हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ड्रग विच आर हाइग्रोस्कोपिक। अगर कोई ड्रग आपका जो ऐसा है जो नमी खींचता है तो वो क्या होगा, ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होगा। एग्जांपल के लिए एस्प्रिन है और रेंटिडीन है। सिक्स्थ पार्ट है डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप कोई जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मिक्सिंग का, सपोज मिक्सिंग करनी है, ये चार चीजें थी, इनको मिक्स करना था। पहले ए और डी को मिक्स करना था, जब भी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर बी को मिक्स करना था, जब भी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर सी को मिक्स करना था। आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपने लिया चारों मिला दिए। आपको तो लग रहा है मिक्सिंग अच्छे से होगी, लेकिन जो अच्छी वाली फाइन मिक्सिंग होनी चाहिए वो मिक्सिंग कई बार नहीं हो पाती है, तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग आ गया। किस टेम्परेचर पे, पीएच पर चीजें काम करना है हमको, अगर उस टेम्परेचर पीएच पे हम लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं तो भी उसमें क्या आता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रोडक्ट मेरा अच्छा नहीं होता है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ऑब्वियसली बात है, जितना भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है, आंखों का ड्रॉप वगैरह होता है, ठीक है ना, उनकी हमेशा क्या होता है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है। जब फाइनली बनकर तैयार हो जाता है तो चेक किया जाता है कि इनके अंदर कहीं माइक्रोब्स तो नहीं है, बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, ठीक है। सम फॉर्मुलेशन एंड इक्विपमेंट आर प्रोन टू बैक्टीरियल और फंगल कंटेमिनेशन, क्योंकि कुछ फॉर्मूले और इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो बनाने वाले बर्तन होते हैं, और कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि बनाने के दौरान उनके अंदर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, तो उनको पक्के से हमें क्या करना है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के लिए टेस्ट करना है। देन पैकिंग एरर। पैकिंग एरर में क्या होता है, ड्रग अपीयरिंग सिमिलर, जो ड्रग एक जैसी दिख रही है, पता चला मिस लेबलिंग कर दिया, इसका नाम उसमें लिख दिया, उसका नाम इसमें लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को बहुत कायदे से आपको हैंडल करना है। इम्प्योरिटीज ड्यू टू स्टोरेज, जब आपने ड्रग को क्या किया है, स्टोर किया है, क्या किया है, स्टोर किया हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या हो गया है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो ड्रग ब्रेक कर गया है या डिग्रेड कर गया है या समय के साथ रहते रहते कंटेनर से रिएक्ट कर गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इम्प्योरिटीज ड्यू टू स्टोरेज, इसमें क्या क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टोर्ड सब्सटेंस एंड स्टोर्ड कंटेनर, उस सब्सटेंस और कंटेनर का आपस में रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से उसमें इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज इम्प्योरिटी की बात करें, इफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट स्टोर प्रॉपरली देन डस्ट, इंसेक्ट बॉडी और एक्सक्रीटा में पॉल्यूट द, अच्छा यहाँ कुछ कटिंग सी हो गई है, मैं पॉल्यूट द, इसको मैं एक बार रुको जरा, ओके एक मिनट, में पॉल्यूट द स्टोर प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है, अगर जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया, पाउडर या सिरप आपने रख दिया कि उसको हम बाद में क्या करेंगे, उसका वो बनाएंगे, भरेंगे, फिल करेंगे, और इस दौरान हुआ क्या, डस्ट चली गई या इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े चले गए उसके अंदर, या कीड़ा कोई अंदर गया, तैर के खाया पिया, पॉटी वॉटी करी और बाहर निकल गया, में पॉल्यूट द स्टोर्ड प्रोडक्ट, वो क्या कर सकता है, स्टोर्ड प्रोडक्ट को पॉल्यूट कर सकता है। इफ स्टोरेज कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच एटसेट्रा नॉट फॉलोड, जिस टेम्परेचर, पीएच पे और हीट पर उसको ह्यूमिडिटी पर स्टोर करना चाहिए, अगर उस कंडीशन में स्टोर नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, मेरा केमिकल डिग्रेडेशन में होगा, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, केमिकल डिग्रेडेशन लिखा हुआ है, यार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, केमिकल डिग्रेडेशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, चलो
अब जो बच्चा कुछ कहना चाहता है फटाफट बोलो, फिर क्लास को ऑफ करें और अगली क्लास स्टार्ट करें। कुछ नहीं है, बेसिक कहानी जैसा था, आपको केवल याद करना है, ठीक है। आपको केवल याद करना है, यहां पे कुछ ऐसा था नहीं। और मैं फिर कहूंगा करके आप लोग कोशिश करें, जितने बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं, जब क्लास चल रही होती है, कोई लेट भी हो गया है तो क्लास चल रही है तो अपना शांति से क्लास अटेंड करें, जिससे कि मेरे को ये मैसेज को बंद ना करना पड़े। क्यों? इससे नुकसान उन बच्चों का हो सकता है बीच में अगर कोई डाउट पूछना चाहता है तो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो समझने वाले रहेंगे। तो कोशिश करें अब जब क्लास आ जाती है, शुरुआत में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, उसके बाद जो बच्चा भी ज्वाइन करे, हो गया गुड इवनिंग, हो गया गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप जुड़ के पढ़ाई करें, बीच में मैसेज ना करें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बेटा पार्ट पार्ट करके ही क्लास लिया जाएगा, या तो दूसरा तरीका यह है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूं और डाल दूं ऐप के अंदर, आप लोग देखो उसे, ठीक है। पार्ट पार्ट करके ही लेना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी बीच में छुट्टी पड़ गई, संडे वनडे वाले दिन रहेंगे तो क्लासेस थोड़ी लंबी करनी पड़ेंगी, नो डाउट। ऐसे क्लासेस को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लास्ट टाइम मोमेंट है, तो इसका एक ऑप्शन और भी निकलेगा, उसमें मैं बताऊंगा। इसका एक ऑप्शन ये रहेगा कि मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है ना, जैसे कि एक ही बार में 1-1.5-2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करी और उसको आपका एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा भी रहेगा, या फिर अपलोड नहीं करेंगे, जैसे संडे वनडे की क्लास, संडे वनडे को क्लास है तो 2-3 घंटे की क्लास एक साथ ले लेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड होकर तो आ ही जाती है वो ऐप के अंदर, उसको आप आराम से बाद में देखते रहो। जो बच्चे अटेंड कर पाए अच्छी बात, ना कर पाए वो बाद में से देख सकते हैं। अब ऐसी क्लास को तो आप बाद में देख के भी समझ सकते हैं। मेन चीज क्या है, आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर में फोकस करें। यहां से भी आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको और सिंपल करनी है तो समझा दी है सारी, इसको और सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो, कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर जो अभी आपको मैं चैप्टर जैसे खत्म होगा ना, वैसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो अब तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे लिख करके मैं एक साथ शॉर्ट आउट करके आपको दूंगा और दिखाऊंगा कि किस किस स्टेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर ये सब। अमन बेटा बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ये क्लास रिकॉर्ड होके आ जाती है, इसमें नोट डाउन करने वाली क्या बात है। ये क्लास रिकॉर्ड होके आ जाती है, तुम्हारे पास नहीं आ रही है क्या, मुझे कॉल करो। ये क्लास रिकॉर्ड होके आ जाती है, इसमें कोई वो है ही नहीं ऐसा कि कुछ करना है करके, आप दोबारा देख सकते हैं, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आप उस समय मुझे कॉल करके कह रहे थे करके, तो भाई रिकॉर्ड होके आ जाती है, आप कभी भी देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जल्दी नोट नहीं कर पाओगे इसको। ये क्लास रिकॉर्ड होकर के ऐप में आ जाती है, आराम से इसे तसल्ली से देखो फिर बाद में। मोहम्मद आमिर को कुछ समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे कॉल करना, ठीक है। मोहम्मद आमिर आप मुझे कॉल करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर इस लेक्चर में भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम देखेंगे क्यों समझ में नहीं आया है, क्या वजह है, पहले हम वजह जानने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे वजह, ठीक है। अरे नहीं भाई अमन, जब अगर हम अमन साहू को बुलाएंगे तो अमन साहू पूरा बुलाएंगे, अमन को बुलाएंगे तो अमन करके बुलाएंगे, ठीक है। अमन साहू आप परेशान ना हो। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है, इसके बाद एचएपी वाली अपनी क्लास है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे रेडी रहे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फटाफट।